इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एबीएम का चैप्टर सैम्पलिंग मेथड यूनिट 13 है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैम्पलिंग होता क्या है। तो सैम्पलिंग समझिए कि बेसिक मतलब ऐसे समझिए आप, जैसे डे टू डे रूटीन में जैसे आप कभी भी कहीं जैसे सब्जी लेने जाते हैं या कुछ मान लीजिए आप चावल या गेहूँ कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि क्या करते हैं आप। जैसे आप आपके पास सामने माने आप दुकान पे गए, आपने देखा एक बोरा चावल रखा हुआ है। तो सपोज दैट कि एक बोरा चावल अगर आपके पास ऐसे एक बोरा चावल रखा है। अब आप पूरे बोरे के चावल के को तो आप एक एक करके देख नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, उसमें से एक मुट्ठी चावल आपने निकाला और आपने चेक किया कि हाँ चावल अच्छा है। तो आप उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये चावल अच्छा है और हमको माने ये बोरी का चावल अच्छा है, तो आप उससे परचेज करते हैं। और या आपने जैसे वहाँ से एक समथिंग कुछ पोर्शन उठाया, सैंपल लिया और आपको लगा कि वो चावल गड़बड़ है, तो क्या होगा कि आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, नहीं भाई ये चावल अच्छा नहीं है। तो उस बेसिस पे तो सैम्पलिंग का बेसिक मतलब ये होता है। अब समझिए सैम्पलिंग में दो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, एक है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू द ऑल आइटम विच वी स्टडी। जैसे आपने इसी एग्जांपल पे देखिए, जो आपने एक बैग जो चावल राइस या लिया है, ये हो गया आपका पॉपुलेशन। और इस जो एक बैग राइस में से आपने समथिंग माने एक मुट्ठी के करीब आपने जो चावल निकाला, वो सैंपल हो गया उसका। जैसे आप कभी भी जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं, मटर लेना है, आप देखते हैं कि मटर ऐसा सजा के रखा गया है, आगे से देखने में आपको लगता है। तो सैंपल मैं समझा रहा हूँ कि सैंपल, एक करेक्ट सैंपल लेना क्यों ज़रूरी। अगर मान लीजिए आगे मटर को देख के आपने डिसाइड किया कि नहीं मटर अच्छी है, और आपने कहा कि हमको 2 किलो 5 किलो जो भी दे दिया जाए, तो आप देखेंगे कि मटर आगे की तरफ वो अच्छा रख के देता है, अंदर खराब रखी रहती है। तो आपने क्या किया, आपने जो सैंपल लिया वो करेक्ट आपका जजमेंट नहीं दे पाया आपके पॉपुलेशन के बारे में, तो आपका क्या हो गया, ये इम्परफेक्ट सैंपल हो गया। तो इसलिए परफेक्ट सैम्पलिंग भी बहुत ज़रूरी है। और सैंपल क्या होता है, उसमें से जो भी पोर्शन आप निकालते हैं वो सैंपल हो गया आपका। अभी आपने पढ़ा कि पॉपुलेशन, आप समझे पॉपुलेशन क्या होती है, इट रिफर्स टू द ऑल आइटम विच वी स्टडी, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है, उसमें से एक पोर्शन आप अगर निकाल लेते हैं तो वो आपका होता है सैंपल। अब देखिए पैरामीटर और स्टेटिस्टिक दो वर्ड यूज किए जाते हैं। तो जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, जब हम किसी पॉपुलेशन के मीन मोड मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो वो क्या जो डिस्क्राइब करता है वो पैरामीटर कहलाता है। और स्टेटिस्टिक क्या होती है, व्हेन जब हम किसी सैंपल का मीन मोड मीडियन या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उसे हम स्टेटिस्टिक कहते हैं। तो दोनों चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, पैरामीटर और स्टेटिस्टिक कैसे किसको कहते हैं। अब देखिए मीन मोड मीडियन, मैं एक आपको जनरल समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है 1 1 2 3 4 एंड 5, सपोज दैट, एंड 8, ठीक, इतने नंबर हैं। अब आपसे पूछा गया मीन, तो मीन जो होता है, मीन ये आपने पढ़ा होगा जनरली, तो मैं समझा देता हूँ मीन क्या होता है। मीन इज जस्ट एन एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। तो क्या होता है, एवरेज होता है सारे नंबर्स का। तो आपको क्या करना है, जितने नंबर हैं उनको जोड़ के और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या करना है, 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8, इसको जोड़ के और कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देना है। तो आपका कितना आ गया, 2 2 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 8, 8 6 14, 24 डिवाइडेड बाई 3.4 समथिंग ऐसे ही कुछ आएगा। तो ये आपका हो गया मीन। आप समझिए मोड का क्या मतलब है, जैसे आपके जो टर्म है इसमें जो भी जिस भी टर्म की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो आपका मोड हो जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 1 की फ्रिक्वेंसी 2 बार आई है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है और 8 एक बार है। तो आपका मोड क्या हो गया, 1 हो गया। और उसके बाद आता है आपका मीडियन। मीडियन क्या हो गया, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, 1 1 2 3 4 5 8, टर्म्स कितने हैं 7। तो अगर और टर्म है तो क्या हो जाएगा, सिंपली n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। तो आपका वो जो भी टर्म आएगा, जैसे अब यहाँ 7 था तो आपका क्या होगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज फोर्थ टर्म जो है, जो फोर्थ वैल्यू है वो आपकी हो गई मीडियन। जैसे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपका हो गया मीडियन। और अगर मान लीजिए 6 नंबर होता, इवन होता, तो n/2 और कोमा n+1/2 का जो होता है वो एवरेज निकालते हैं।
तो कैसे n/2 और n/2 प्लस वन, सॉरी ये n/2 है, n/2 प्लस वन। तो जैसे मान लीजिए अगर 6 टर्म होते, 6 टर्म होते आपके, मान लीजिए 8 नहीं है सपोज दैट, तो आपका क्या हो जाएगा 6/2 दैट इज आ गया थर्ड टर्म्स और फोर्थ टर्म का जो एवरेज आएगा। तो थर्ड टर्म आपका 2 हो गया और फोर्थ टर्म आपका 3 हो गया, तो 2 + 3/2 5/2 2.5 दैट इज योर मीडियन। तो ऐसे आप समझिएगा ये मीडियन होता है। अब आप समझिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक, मैं अभी यही थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आपका जो भी मीन में जो भी डेविएशन होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। कि मतलब आपकी जो जब आप किसी भी चीज़ के सैंपल का स्टेटिस्टिक निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसका मीन कितना फ्लक्चुएट करता है आपके मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन मीन से, उसी को जो वैल्यू निकाली जाती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और फिर देखिए जैसे अब ये आपने पढ़ लिया पैरामीटर और स्टेटिस्टिक क्या होते हैं। अब देखिए इसको जैसे किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो हमारा जो भी पॉपुलेशन होता है वो जनरली जो पॉपुलेशन का टर्म जब हम मीन मोड मीडियन या कुछ भी निकालते हैं तो वो कैपिटल वर्ड से शो किया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कैपिटल लेटर डिफाइंड पॉपुलेशन, ग्रीक और कैपिटल लेटर, और लोअर केस या रोमन लेटर में जो दिखाते हैं वो हम सैंपल के स्टेटिस्टिक को दिखाते हैं। और पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा पैरामीटर पॉपुलेशन का होता है और आपका स्टेटिस्टिक होती है सैंपल की। तो जो भी सैंपल की स्टेटिस्टिक होती है वो आपकी लोअर केस में या रोमन लेटर में होती है। जैसे स्मॉल एन से इसको डिफाइन करते हैं, मीन को एक्स बार से, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल एस से। ऐसे ही साइज को यहाँ पे कैपिटल एन से, मीन को म्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। ये आप जानते ही होंगे, इसको ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं। अब देखिए अभी तो आपने पढ़ा पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। अब हम जो सैंपल को किसी पॉपुलेशन में से लेते हैं उसके भी उसको सैम्पलिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके कई तरीके होते हैं। तो दो तरीके जनरली मैं आपको बता देता हूँ। एक रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसे जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे रैंडमली हम किसी भी जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि क्लास 10th में कितने बच्चे का मार्क्स सपोज दैट मैथ्स में 30 के ऊपर आया है, तो हम रैंडमली इसमें पिक करते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसमें रैंडम हम चूज करते हैं। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग थोड़ा अलग हो जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे जजमेंट के बेसिस में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कभी आपने देखा होगा पानी का बोरिंग होती है, तो आपको एग्जैक्ट पता तो है नहीं कि हाँ पर्टिकुलर इसी लोकेशन पे पानी मिल जाएगा। वो एक जजमेंट के हिसाब से जिसको उसका नॉलेज होता है वो जजमेंट करता है कि हाँ यहाँ पे पानी मिलने की संभावना है और वहाँ पे बोरिंग होती है और वहाँ पे पानी निकलता है। तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है वो नॉन रैंडम जजमेंटल सैम्पलिंग होती है। और रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन में जितने भी माने सैंपल लिए जाते हैं, जो भी आइटम, उनके चूज होने का बराबर चांस रहता है। एवरीबडी, सबके पास चांस होता है कि वो सेलेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ बीइंग चूजन इन द सैंपल। सारे जो भी पार्टिकल होते हैं उनके या जो भी हमारा आइटम होते हैं उनका बराबर का चांस होता है कि वो सेलेक्ट होंगे। अब इसके बाद हम आपको रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसके कई पार्ट हैं वो समझाते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्ट सैंपल बाय मेथड दैट अलाउज ईच पॉसिबल सैंपल टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पिक्ड। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी सैंपल होते हैं उसमें ईच हर जो भी आइटम होते हैं उनको बराबर चांस मिलता है कि वो सेलेक्ट होंगे। समझिए कि जैसे आपके पास जैसे समझिए एक कॉलेज में 100 बच्चे हैं, ठीक, 100, यहाँ मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे 100 बच्चे हैं सपोज करिए। अब 100 बच्चों में क्या करना है, आपसे बोला गया कि ये पता करिए कि इनमें से एवरेज हाइट कितनों की, या सपोज दैट हाइट छोड़िए, आपको ये बोला जाए कि इसमें से आपको 10 बच्चों को पिक करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे एक पर्ची पे चीट बना के सारे बच्चों को 100 बच्चों को अलॉट करके उसे मान लीजिए एक डब्बे में डाल देंगे और उसमें से रैंडमली 10 चीट को उठा लेंगे और जो 10 बच्चे सेलेक्ट हुए उनको आप माने अलग कर लेंगे, सैंपल हो गए। तो जो इस तरीके की सैम्पलिंग होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। आपने कभी देखा होगा लॉटरी सिस्टम में भी ऐसे ही होता है कि चीट डले हैं, उसमें से आपको एक रैंडमली आपने एक चीट उठा ली। आपका जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, एक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है। तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में समझिए कैसे होता है। तो जैसे समझिए कि
आपने विदाउट रिप्लेसमेंट मानी समझिए जैसे आपका एक ये जार था, इसमें आपने चीट्स डाल दी। अब आपने क्या किया कि उसमें से जैसे एक चीट निकाला सेलेक्ट करने के लिए, और आपने क्या किया विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपने उस चीट को निकाल के रख लिया। अब आपको 10 अगर 100 में से जैसे पिछले एग्जांपल में 100 से 10 निकालने थे, 10 लोगों को बच्चों को निकालना था, तो आपने क्या किया एक चीट निकाला और उसमें क्या किया कि उस चीट को अलग रख लिया और देन फिर अगला निकाला, देन अगला निकाला। तो ये क्या होता है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपने जैसे एक चीट निकाला, उस बच्चे का नाम लिखा और अगेन उसको उस चीट को डब्बे में डाल दिया और फिर आउट ऑफ 100 आपने उसमें से एक चीट और निकाला। ऐसे करके आप वो प्रोसेस 10 बार करते हैं। और तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आप उसको उसमें से जैसे सेलेक्ट करते हैं, देन उसमें फिर डाल देते हैं वो डिब्बे में, एंड देन फिर सेलेक्ट करते हैं ऐसे। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है जैसे चीट निकाल लिए तो उसको अलग रख लिया, फिर देन अगेन ऐसे 10 निकालते हैं 100 में से। ये आपका सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट है। अगला जो है वो है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एट यूनिफॉर्म इंटरवल विच इज मेजर्ड ऑन बेसिस ऑफ टाइम, ऑर्डर और स्पेस। तो यूनिफॉर्म इंटरवल पे इस सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में जो होता है उसमें क्या होता है यूनिफॉर्म इंटरवल में हम अपने माने डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपके क्लास में एक माने पूछा गया कि एवरेज बच्चों की हाइट कितने की बच्चों की हाइट एवरेज हाइट से ऊपर है। अब आपने क्या किया जैसे 100 बच्चे हैं मान लीजिए, सपोज दैट 20-20 बच्चे मैंने आपके एक एक रो में बैठा दी, और आपने क्या किया आपने सेलेक्ट करना शुरू किया कि हर पांचवें बच्चे को हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग माने एक यूनिफॉर्म इंटरवल पे सेलेक्ट किया जाता है। तो जैसे हमने डिसाइड कर लिया हर पांचवा बच्चा हम उठाएंगे अपने एक एक रो मैं एक रो से या हर पांचवें बच्चे को हम उठाएंगे, तो एक यूनिफॉर्म इंटरवल पे। अब मान लीजिए 5th बच्चा आपने पिक किया, ऐसे 5th 10th ऐसे। तो इसमें आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में एक पॉसिबिलिटी एरर की इसलिए होती है, मान लीजिए सपोज दैट आप जो बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, अब आप ऐसे बच्चों को माने आपके सेलेक्ट हो गए सैंपल में जिनकी सबकी हाइट एवरेज हाइट के ऊपर है, तो आपका सैंपल की वैल्यू में एरर आने के चांसेस है, आपका परफेक्ट सैंपल नहीं हो सकता। इसलिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है आपके एरर के चांसेस होते हैं। और ये यूनिफॉर्म इंटरवल पे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे आपने मान लिया 5वां या हर 10 बच्चे को उठाएंगे, तो आपने एक नंबर से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे गिनते हुए अपने 10वें बच्चे को पिक किया, फिर देन अगेन 10 के बाद फिर आपने नंबरिंग किया 20th, ऐसे ऐसे करके आपने माने एक यूनिफॉर्म इंटरवल पे एक एक बच्चे को पिक किया। तो ये आपकी होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वी डिवाइड पॉपुलेशन इन रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप कॉल्ड स्टेटा। इसमें क्या होता है कि हमारे जो होमोजीनियस माने एक तरीके के जो ग्रुप होते हैं, जैसे एज सेक्स इन सब के बेसिस पे जब हमको किसी ग्रुप को माने कोई ग्रुप बटा हुआ होता है, तो वो ऐसी सैम्पलिंग हमारी जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। और ये जो ग्रुप होता है होमोजीनियस ग्रुप, इसको स्ट्रेटा भी कहते हैं, इसी के नाम से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पड़ी है। स्ट्रेटा इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस ग्रुप। जैसे किसी भी कोई सर्वे ऐसा होता है जिसमें पूछा गया कि बच्चे और मिडिल एज के और उसके बाद आपके जो ओल्ड एज के हैं उनके कंजम्पशन का अगर कोई आपको डेटा निकालना है, तो आपका क्या होता है कि जैसे आपने उसमें डिवाइड कर लिया है कि ये जो ग्रुप है स्टेटा इसको बोलते हैं, ये बच्चों का ग्रुप हो गया, ये मिडिल एज वालों का हो गया, ये ओल्ड एज वालों का हो गया, और देन उसमें से आप सैंपल बने रैंडमली पिक करते हैं, तो वो आपका जो होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का पार्ट होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग। इन क्लस्टर सैम्पलिंग वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप और क्लस्टर एंड देन सेलेक्ट रैंडम सैंपल ऑफ दिस क्लस्टर। इसमें क्या होता है हम एक रैंडमली क्लस्टर को माने कुछ क्लस्टर बनाते हैं। आप सपोज दैट जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप समझिए एक बिस्किट की कंपनी है, वो मार्केट में अपने बिस्कुट को उतारना चाहती है। अब उसके रिसर्च करने के लिए उसने क्या किया, उसने जैसे एक सिटी है, जैसे कोई भी सिटी ले लीजिए, उसको कई क्लस्टर में बांट दिया, जैसे 2-3 पार्ट में बांट दिया, और पर्टिकुलर हर क्लस्टर से उसने कुछ कुछ डेटा लिया और उसके बेसिस पे उसने जो इवेलुएट किया कि हमको किस हिसाब से माने डिस्ट्रीब्यूशन करना है और क्या करना है। अब मैं जैसे समझाता हूँ आपको क्वेश्चन में जैसे मीन मोड मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, तो आपको कैसे माने सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे सपोज दैट आपको एक पॉपुलेशन यहाँ पे दे दी गई, एक पकड़िए छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 1, 4 एंड 6, ठीक, ये आपकी पॉपुलेशन है। और अब आपसे इससे पूछा गया कि आप इसका मीन निकालिए, तो सिंपली आपको मीन कैसे निकालना है, सबको जोड़ देना है, 1 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई नंबर, तो कितना आ गया 6 4 10 11/3, दैट इज इक्वल टू 3.66। ये आपका आ गया, ये हो गया आपका पॉपुलेशन मीन, हो गया आपका म्यू इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। अब आपका अब सपोज दैट मान लीजिए आपको इसमें से
एक मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्टिकुलर हर दो के सेट को माने चूज करना है, तो आपका हो सकता है 1 4 हो जाए, एक हो जाएगा आपका 1 6, और इधर हो जाएगा 4 6। तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी दो के सैंपल से। तो ये हो गया आपका सैंपल। अब आपसे इसका पूछा जाए तो आप इसका मीन निकालेंगे, तो यहाँ पे जो मीन आएगा वो कितना हो जाएगा, 415 डिवाइडेड बाई 2 2.5, यहाँ 617, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, और 6 से 8 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया। इसका आप जब निकालेंगे तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक्स बार। अब इसका मीन जब आप निकालेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 2.5 प्लस 3.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 5 11 डिवाइडेड बाई 3, वही सेम आ गया 3.6। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट, ये होता है यहाँ जो आपका स्टेटिस्टिक दिया वो माइनस एक्स बार जो उसका मीन हो गया पॉपुलेशन का, डिवाइडेड बाई n-1, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो आपको इसके बेसिस से आप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, ये एग्जांपल को आप छोड़ के यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए 1 3 एंड 5 का, ठीक। ये इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को मान लीजिए सपोज दैट आता है, तो आपको कैसे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको फॉर्मूला मालूम है, आपने इसका जो मीन निकाला वो कितना आ गया, आपका आ गया 5 3 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3, जनरली समझने के लिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार, x क्या हो गया 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इधर कितना हो गया 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इधर कितना हो गया 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 लिख देते हैं, बहुत लोगों को समझ में ये भी नहीं आता। तो यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस 3 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2, यहाँ से कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कट गया 4 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 है। तो ऐसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूले होते हैं वो आप याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल आप ये समझे रहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन का अगर आपका आ गया सैंपल मीन का, तो आपको क्या करना है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार इज इक्वल टू नॉर्मल, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले रहेंगे उसको अंडर रूट एन, जो नंबर ऑफ आपके सैंपल हैं उसका रूट करके ये आप निकाल लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और दूसरा फार्मूला एक होता है, एक प्रोबेबिलिटी का आपका आएगा, तो जेड की वैल्यू प्रोबेबिलिटी टेबल भी होती है, जेड एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, आएगी वो मैं भी क्वेश्चन में समझाऊंगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 ऑफ सिग्मा एक्स बार, और यहाँ पे हो जाता है एक्स बार, ये हो गया आपका सैंपल मीन माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन, ये दूसरा फार्मूला है। तो आप ये दो फार्मूला याद रखिएगा, अभी इस पे आगे क्वेश्चन आएंगे। देखिए एक जनरल टर्म मैं बताना भूल गया, पॉपुलेशन दो तरीके की होती है, एक फाइनाइट पॉपुलेशन होती है और एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन ऐसी होती है जो आप टाइम फ्रेम में माने मेजर कर सकते हैं, और जो आप एक टाइम इंटरवल में जिसको मेजर नहीं कर सकते उनको हम मानते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है, और एक फाइनाइट पॉपुलेशन। तो इस पे दो पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक आपका बुक का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये एग्जांपल एक देखिए, जैसे यहाँ लिखा है एन एग्जांपल विल फर्दर इलस्ट्रेट दिस प्रॉपर्टीज, अ बैंक कैलकुलेट दैट इट्स इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ मीन ऑफ 2000। अब यहाँ पे आपको दे दिया मीन, ये आपका म्यू दे दिया है, कितना हो गया पॉपुलेशन का जो मीन है वो 2000 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रुपीज 600 ये हो गया। इफ द बैंक टेक्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 अकाउंट्स, तो नंबर ऑफ सैंपल जो ले रहा है वो कितना है 100 अकाउंट्स, 100 अकाउंट्स का सैंपल ले रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन विल लाई बिटवीन 1900 एंड ₹200। तो वो पूछ रहा है कि जो जेड जो यहाँ पे आपने देखा है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका मीन है वो 1900 से 2050 के बीच में लाई करेगा, 1900 से
2050 के बीच लाई करेगा। तो अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा तो आप समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या क्या दिया है वो आपको पता चल गया। आपको मीन 2000, स्टैंडर्ड डेविएशन 600, नंबर ऑफ सैंपल जो है हमने टेक किए हैं वो 100 हो गए। अब आपसे पूछ रहा हूँ 1900 से 2050 के बीच इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप सिंपल ऐसे समझिए, आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो आपका ये स्टैंडर्ड एरर जो निकालते हैं तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा एक्स बार जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है 600 है, और नंबर ऑफ अकाउंट्स सैंपल जो आप ले रहे हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ अकाउंट 100 ले रहे हैं। तो अंडर रूट एन, अंडर रूट 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100, 10 आता है 60 आ गया। ये आपका आ गया क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब उसके बाद आपको यहाँ फॉर्मूला मालूम है तो आपकी जेड की दो बार वैल्यू निकालना होगा। एक्स बार एक बार दिया है 1900 पे और एक बार 2050 के हिसाब से। तो आप यहाँ से निकालिए क्या हो गया, 1 अपॉन सिग्मा एक्स बार, सिग्मा एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 60, 1 अपॉन 60 अंडर रूट, सॉरी यहाँ अंडर रूट नहीं ब्रैकेट में, एक बार कितना है 1900 और मीन आपका कितना दिया है 2000। यहाँ से निकाले तो जेड यहाँ से हो गया 100 डिवाइडेड बाई 60, 100 डिवाइडेड बाई 60 को आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1.6 समथिंग ऐसे आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ आंसर, 1.67 के करीब आ गई। ठीक, और ये माइनस में आएगी क्योंकि 1900 में से 2000 घटेगा तो माइनस में आएगा। और दूसरी जब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो यही फॉर्मूला रखेंगे 1/60, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2050 माइनस 2000 और डिवाइडेड बाई 60। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जेड की वैल्यू आएगी 0.83। अब देखिए आपको मैं ये समझाता हूँ, जैसे जब दोनों अपोजिट साइंस रहेंगे तो क्या होता है, वैल्यू जुड़ जाएंगी, जो भी आपकी जेड की वैल्यू प्रोबेबिलिटी टेबल से आप निकालेंगे वो जुड़ जाती है। और जब सेम साइज होती है तो जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ये एकदम आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जब सेम आपका साइन रहेगा तो क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसमें से आप घटा देंगे छोटी वैल्यू को, और जब आपका डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा, आप उसको दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी टेबल निकालना भी आपको आना चाहिए कि कैसे निकलेगा। देखिए आपके बुक में भी दी है, वैसे आपको हो सकता है एग्जांपल में भी दिया जाए क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे अब आपको निकालनी है वैल्यू 1.67 की ना। अब 1.67 की वैल्यू देखिए, आप अपने प्रोबेबिलिटी टेबल को देखिए तो 1.6 कहाँ आया आपका, ये है 1.6 और 1.67 में 0.07 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये 0.07 की टेबल। तो आपका 0.07 और 1.6 यहाँ मिला के कितनी वैल्यू आ रही है 0.4525। तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी हो गई 0.4525। ऐसे ही आपको 0.83 की जेड की प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालनी है तो 0.83 कैसे आएगा, यहाँ देखिए 0.8 ये हो गया आपका, और इसमें 0.03 जोड़ेंगे तो 0.03 यहाँ आया, तो कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 0.2967, 0.2967। तो आपको अब क्या है, चूंकि यहाँ माइनस है और ये डिफरेंट साइंस है तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.7494, 0.4525 प्लस 0.2967। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7492। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है कि इतना % चांसेस है कि आपका जो मीन है वो 1900 से 2050 के बीच में लाई करेगा, इतना। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप क्या लगाते थे, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता था आपका, सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन, यही होता था। लेकिन अब क्या था, ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल था। अब अगर आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट होगी तो आपका क्या होता है, इसमें फाइनाइट पॉपुलेशन में आपका एक मल्टीप्लायर ऐड हो जाता है। तब स्टैंडर्ड एरर जो होती है वो आपका, उसका फार्मूला क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन। तो फाइनाइट पॉपुलेशन के फॉर्मूले में जो होता है वो हम क्या करते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर इसी में मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, समय सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। और इसमें क्या करते हैं, आपका फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अंडर रूट एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ये जो है आपका, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, जो इज अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1, ये आपका जो कहलाता है, क्या कहलाता है, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर इसको कहते हैं। तो जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट हो, माने जिसको जो इजीली मेजर हो सकती है, तो वहाँ पे हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय
ये मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई भी करते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का यूज़ होने से क्या माने होता है। स्टैंडर्ड एरर एक तरीके से समझिए आपकी रिड्यूस हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे 10 स्कूल है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 10 स्कूल का आपको डेटा लेना है कि बच्चे एक्सेस, माने जैसे हमने जो एक एस्टिमेट किया था उससे एक्सेस पास हो रहे हैं। तो समझिए 10 स्कूल हो गए, 10 कॉलेज हो गए। अब हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो रहा है बच्चों के पास होने में, वो मान लीजिए 4 का है। ठीक, ये सपोज कर लीजिए 4 बच्चों के पास होने का है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो अब क्या होगा, और अब हम मान लीजिए अब आपको हमने एक सैंपल ले लिया कॉलेज के, 5 कॉलेज का हम सैंपल निकालते हैं। तो अब देखिए नॉर्मली अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 4, और डिवाइडेड बाई सैंपल साइज हो गया √5। तो आप जब 4 डिवाइडेड बाई √5 करेंगे तो √5 आ गया 2.223। तो 4 डिवाइडेड बाई 2.236, 4 डिवाइडेड बाई 2.236 करेक्ट 236। तो आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है 1.788। अब देखिए फाइनाइट मल्टीप्लायर का जब आप यूज़ करते हैं तो आपका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस स्मॉल एन आपने कितना साइज लिया है, 5 साइज लिया, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाई 10 - 1। तो आपका ये कितना आ गया, √5 डिवाइडेड बाई 9, 5 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया आपका 0.55। और जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 0.74, तो ये हो गया 0.74। अब जब ये मल्टीप्लायर को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1.788, तो आपका स्टैंडर्ड एरर आ गया आप कितना 1.33। तो आप देखिए आपका फाइनाइट मल्टीप्लायर का यूज़ करके आपने स्टैंडर्ड एरर इतना था, इससे घटा के इतना हो। तो फाइनाइट मल्टीप्लायर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड एरर को रिड्यूस करने में। अब सपोज दैट मानिए अगर सैंपल आपका पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा है, जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए जैसे आप समझिए 440 है, ठीक। तो और आप उसमें से सैंपल का बहुत छोटा सैंपल ले रहे हैं, मान लीजिए 20 सैंपल लिए, तो आपका कितना हो जाएगा इधर 440 - 1। तो आप अगर देखिए, अगर आपका 440 पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा है, -20, 420 हो गया, और डिवाइडेड बाई 439, 1 घटा तो इतना है, तो ये कितना आ गया 0.9567। ये आ गया आपका अंडर रूट 0.9567। अब इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो आपका आ गया 9781, 0.9781। तो ये देखिए लगभग 1 के बराबर है। तो जब आपका पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा और सैंपल साइज छोटा हो तो क्या होता है, आप माने आपके जो स्टैंडर्ड एरर है उसमें देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, इनटू 1.788, देखिए कितना 1.7488 ऐसे आ रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सैम्पलिंग फ्रैक्शन। एक टर्म यूज़ होता है आपका सैम्पलिंग फ्रैक्शन। सैम्पलिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखिए जो आपका सैंपल साइज होता है उसको पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। अगर सपोज दैट ये 0.05 से छोटा है, लेस देन 0.05 से छोटा अगर आपका सैम्पलिंग फ्रैक्शन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फाइनाइट मल्टीप्लायर इसका मल्टीप्लाई करने की। और अगर इसका जो फ्रैक्शन है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन है, वो 0.05 से ऊपर आता है, तो आप माने तब इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि तब चेंज होता ज़्यादा, माने आपका स्टैंडर्ड एरर में चेंजेस आते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपकी 5 सैंपल ले रहे हैं और आउट ऑफ 400, तो कितना आया आपका 0.01, तो हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आता है। तो ये सैम्पलिंग फ्रैक्शन होता है। और अगर ये 0.05 से कम है तो हम अवॉइड करते हैं मल्टीप्लायर का वो करने में, मल्टीप्लाई करने में उसमें।